हेलो स्टूडेंट, तो हम आज केमिकल काइनेटिक का अपना सेकंड पार्ट पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा था। जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और ऑर्डर की यूनिट्स निकालना, और हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक है, अभी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन भाई। RXN का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड पढ़ेंगे हम बेटा ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। क्लियर। फिर हम पढ़ेंगे आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आपका डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे भाई। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से भाई। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो बाकी टॉपिक्स को मैं साफ कर देता हूं। जैसे ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ में मैंने क्या पढ़ना बेटा, सबसे पहले आपको क्या है पता होना चाहिए भाई, फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मूले इन द सेंस जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, एक तो ये फार्मूला है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। क्लियर। सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। थर्ड आपका हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नोट बाई टू के। क्लियर स्टूडेंट। अब A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। जैसे सपोज करो पहला ग्राफ आपका रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में है भाई। तो जैसे कि आपको पता है कि जीरो ऑर्डर की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या रहेगा, ग्राफ आपका कांस्टेंट रहेगा। सेम आपका अगर मैं सेकंड ग्राफ यहाँ पे बनाऊँ आपका रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस आपका टाइम के बीच में भाई। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का हमें पता ही नहीं लग रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कांस्टेंट है, तो टाइम में भी हम क्या करेंगे, ग्राफ को कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर। थर्ड आपका ग्राफ क्या है, हाफ लाइफ का। सपोज करो टी हाफ डिवाइड बाय आपका के के बीच में ग्राफ है भाई, या तो आप मान लो ए नोट के बीच में है। क्लियर। अब ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो टी हाफ अगर आपकी बढ़ेगी तो आपका ए नोट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। अब फोर्थ ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊं बेटा, जैसे A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ए के बीच में और टाइम के बीच में, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में। ठीक है, तो आपका समय के साथ क्या हो रही है, रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपका अगर ए फाइनल कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा तो आपका टाइम क्या होगा, डिक्रीज भाई। ठीक है, माइनस के। ओके, ये चारों ग्राफ का आप स्क्रीन शॉट लें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ भाई। सेम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ सोल्व करने के लिए आपको फार्मूले पता होना चाहिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोबारा से मैं फार्मूले यहाँ पे लिखता हूँ आपका, जैसे इधर देखिए भाई ध्यान से सभी, लॉग A इज इक्वल टू लॉग ए नोट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। सेकेंड हाफ का क्या रहेगा, अगर मैं टी हाफ लाइफ का बनाऊँ तो 0.693 डिवाइड बाई के, और थर्ड आपका क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और ए की कंसंट्रेशन 1। ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊँ आपके, जैसे सबसे पहला ग्राफ लेते हैं भाई, सबसे पहला ग्राफ मैं लेता हूँ लॉग ए के बीच में और टाइम के बीच में, लॉग ए के बीच में और आपका टाइम के बीच में। तो आपका ये देख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस है तो आपका कर्व क्या जाएगी, डिक्रीज, और स्लोप हम क्या लेंगे, माइनस के डिवाइड बाई 2.303, मतलब आपका समय के साथ रेट कॉन्स्टेंट आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट। अब सेकंड ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊँ आपका,
किस किस के बीच में, टी हाफ वर्सेज और के बीच में। टी हाफ वर्सेज के बीच में क्या ग्राफ रहेगा भाई, अगर आपका के बढ़ेगा तो हाफ लाइफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो के अगर आपका के इस तरफ बढ़ रहा है तो हाफ लाइफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और थर्ड ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊँ यहाँ पे, तो ये किस किस के बीच में भाई, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज कंसंट्रेशन के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो इसका ग्राफ आपका रह जाएगा ये। क्लियर, ये तीनों ग्राफ आप स्क्रीन शॉट रहे हैं विद फार्मूला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भैया आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, समझे। एक्टिवेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। सपोज करो आप, जैसे मैं एक्टिवेशन एनर्जी लिखता हूँ भैया आपके यहाँ पे, जैसे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने से पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे आपके पास गिवन एनर्जी एक तरह से हम मान सकते हैं जो आपको प्रोवाइड की, ये मान लिया 50 जूल दी मैंने आपको, ठीक है। और दूसरा आपका एक्टिवेशन एनर्जी में मान लिया, और स्टार्टिंग में आपके पास नॉर्मल एनर्जी क्या थी भाई, नॉर्मल एनर्जी थी आपके पास, ये भी मान लो 50 जूल थी, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो उसको बोलते हैं हम थ्रेश होल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेश होल्ड एनर्जी आपकी क्या रहेगी, 50 जूल प्लस में 50 जूल आपकी 100 जूल मान ले भाई एनर्जी, ठीक है। अब अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला पढ़ना है, जो फार्मूला है वही आपकी डेफिनेशन रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगी भाई, टोटल एनर्जी मतलब थ्रेश होल्ड एनर्जी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है, माइनस में आपकी नॉर्मल एनर्जी जो आपके पास स्टार्टिंग में थी भाई। क्लियर, तो थ्रेश होल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी, थ्रेश होल्ड एनर्जी हमारे पास कितनी आई 100, माइनस नॉर्मल एनर्जी आपके पास कितनी थी 50 जूल। तो कितना आंसर आया भाई आपका 50 जूल आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी का एक शॉर्ट फॉर्म रहेगा, जो फार्मूला है वही आपकी डेफिनेशन रहेगी। अब कोई न्यूमेरिकल अगर इसके बेस पे आता है तो थ्रेश होल्ड एनर्जी आपको गिवन दे देगा, नॉर्मल एनर्जी गिवन दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा। क्लियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में एक ग्राफ बता रखा है, और उस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में ग्राफ मिलेगा भाई, ठीक है, किस किस के बीच में मिलेगा ग्राफ आपका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ मिलेगा भाई आपका ये, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेगी दो कर्व, एक तो ऐसे मिलेगी और सेकंड आपको मिलेगी ऐसी कर्व भाई। क्लियर, अब ये आपका अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये मैं लेता हूं एक एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस द एनर्जी बैरियर आफ्टर गेन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद कितने आपके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना इफेक्टिव कोलिजन होता है, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। जैसे ये तो आपका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट बताया। और एक्टिवेशन एनर्जी आपकी इसके अगले टॉपिक में अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस साइंटिस्ट के द्वारा जो भी उसने डेरिवेशन किया उसमें बहुत सारे फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट निकलने वाले हैं। तो जीरो से मैंने स्टार्ट किया, तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे मान लिया 50 जूल है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट के बाद जितने भी आपकी एनर्जी, मतलब ये आपका एरिया, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन, तो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपके इफेक्टिव कोलिजन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये पहली कर्व आपकी है जैसे T1 की, सेकंड कर्व आपकी है T2 की, ठीक है। और टेम्परेचर आपका बुक्स में आपको ये भी मिलेगा जैसे T1 + 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमेशा क्या लेना है, T2 आपका ग्रेटर देन T1 रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे ही आपने पहली कर्व पढ़ी ये वाली, इस कर्व में सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी कर्व देखो कैसी आई। इस कर्व में अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बाद कितने मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया, देखो अब की बार
बहुत सारे मॉलिक्यूल ने एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके इफेक्टिव कोलाइड किया है और एक स्टिक हमें प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, इफेक्टिव कोलिजन आपका इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को हम इससे भी डिनोट करते भाई ई ए इजिकल टू माइनस ई ए बाई आर टी, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा एन ई डिवाइड बाई एन टी। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। इस ग्राफ का मतलब यही था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या पड़ता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है ड्यू टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आपके इंक्रीज होते हैं और आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना आज का लास्ट टॉपिक, और वो लास्ट टॉपिक आपका बड़े ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, अर्हेनियस साइंटिस्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन भाई। ठीक है, अब इस अर्हेनियस इक्वेशन में, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन में क्या रहेगा बेटा, आप यहाँ पे देख लेना, इसको एच मिलेगा आपको, अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में इसने साइंटिस्ट ने क्या कहा, जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल। क्लियर। अब यहाँ पर आपका क्या है, ई ए आपका क्या होता है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी को बोला गया। ठीक है, आर आपका क्या भाई, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, टी से आपका क्या भाई, टेम्परेचर। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। आर से मतलब क्या भाई, आपका रेट कांस्टेंट है, के, रेट कांस्टेंट। इतना क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को, मेन जो इक्वेशन इसको। ठीक है, एक बार आप इन छोटी छोटी टर्म्स को आप उतार लें। ठीक है, अब इसके नाम दे दो, मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अप्लाई एल एन टू बोथ साइड वे। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या अप्लाई कर दिया, आपका एल एन अप्लाई कर दिया। अब एल एन कैसे, जैसे एल एन आर। ठीक है, अभी इस टॉपिक में आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 2-3 आपको मैथमेटिक्स के फार्मूले पता होना चाहिए भाई। जैसे एल एन एम इंटू एल एन एन, क्या रहेगा फार्मूला, एल एन एम प्लस में एल एन एन रहेगा। क्लियर। एल एन एम की पावर एन का फार्मूला रहेगा, पावर आगे आ जाती है एन एल एन एम रहेगा। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है, एल एन एम माइनस एल एन एन का फार्मूला क्या रहेगा, एल एन एम बाई एन। इन तीनों फार्मूले का इस डेरिवेशन में अभी अप्लाई होने वाला भाई। ठीक है, तो याद रखेंगे इन तीनों फार्मूले को आप। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, एल एन आर इज इक्वल टू, डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए ए, अर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आपका ए क्या है, अर्हेनियस कांस्टेंट रहेगा, और ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर। अब जैसे कि हमने एल एन दोनों साइड अप्लाई करना था, तो आप क्या करेंगे, एल एन को राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे। अब एल एन आर, तो आप यहाँ पर एल एन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, के, रेट कांस्टेंट है ये, एल एन के इज इक्वल टू, अब एल एन एम इंटू एन, ये पूरा आपका एन। ठीक है, एल एन एम इंटू एन का फार्मूला क्या रहेगा, एल एन एम प्लस में एल एन एन रहेगा। अब एल एन एम कितना है, एल एन ए प्लस में एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इसी इक्वेशन में आपका एक और फार्मूला जनरेट हुआ, एल एन एम की पावर एन, मतलब पावर आपकी आगे आ जाएगी और आपका बेस आपका सेम रहेगा। तो इसको अगर इक्वेशन को मैं लिखूँ, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, ये पावर जो आपकी आगे आ जाएगी माइनस के साथ, तो माइनस हो जाएगा ई ए बाई आर टी एल एन ई। ठीक है, अब एल एन ई की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, एल एन ई की वैल्यू होती है आपकी मैथमेटिक्स में 1। ठीक है, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी इंटू में 1। तो 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसको नहीं लिख सकते अभी। ठीक है, मतलब हटा दो, इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया भाई। ठीक है, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर इसका ग्राफ चेक करें, ग्राफ जैसे मैं आपको बनाता हूँ भाई, यहाँ पे
किस किस के बीच में, ln k वर्सेज और 1/t के बीच में, ये डिवाइड बाई t है, t के बीच में। और एक ग्राफ में किस बेसिस पर बना रहा हूँ, आपने मैथमेटिक्स में इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स, ठीक है। y का मतलब y एक्सिस, x का मतलब x एक्सिस, m का मतलब आपका होता है स्लोप और c का मतलब होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर। अब y एक्सिस की तरफ मैंने क्या बनाया है, ln k, ठीक है। और x एक्सिस की तरफ क्या बनाया है आपका 1/t, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस भाई। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। और माइनस का मतलब, इसका मतलब समय के साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपका इसका ग्राफ आएगा भाई ऐसा, ठीक है। और ये जो आपका डाटा रहेगा, ये जो आपकी वैल्यू रहेगी, ये तो रहेगी आपका कांस्टेंट ln a, ठीक है। और ये आपका रहेगा स्लोप, अगर आपसे कोई पूछे माइनस ई ए बाई आर, ये क्या रहेगा आपका स्लोप। तो किसी क्वेश्चन में आपको स्लोप दे रखा है, आर की वैल्यू हमें पता ही है, अभी पीछे लिखी थी मैंने 8.314, और ई ए की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। अब इसी फार्मूले से एक दूसरा फार्मूला जनरेट होने वाला भी, ठीक है, याद रखना, इस फार्मूले को लिखूंगा मैं अभी दोबारा, ओके। देखो भाई, अब जो हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आया, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर। अब आपको पांचवा ln का फार्मूला क्या पता होना चाहिए, ln को आप, या कि कोई ln a है जैसे, ठीक है, ln a है यहाँ पे। अब ln a को आपको log में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, log a। जैसे यहाँ पे a है, छोटा है तो छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे हम। अब ln k को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। इस इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से। क्लियर। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2.303। 2.303 वैल्यू से आप दोबारा से इसकी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो 2.303 log k डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल टू 2.303 log a डिवाइड बाय 2.303 माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 और आर टी, इक्वेशन नंबर 2। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और आपका क्या बचा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन पर भी आपका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जैसे कि मैंने पीछे ग्राफ बनाया था, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लें भैया आप इसका, ठीक है। इसको साफ करके मैं ग्राफ इसके ऊपर बनाता हूं यहाँ पे भी। क्लियर। अब ये तो सेम वो इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो जस्ट हमने 2 मिनट पहले की है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो इसका ग्राफ मैं किस किस के बीच बनाऊंगा भाई, log k वर्सेस 1/t के बीच में। इसका भी स्लोप आपका नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसका भी आपकी बार ई ए बाई 2.303 आर इज इक्वल टू आपका स्लोप, और ये जो डाटा रहेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका log a। क्लियर। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अब इसी फार्मूले के थ्रू क्या पता आपसे क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट 1 की जगह 2 दे दें। अब तो रेट कांस्टेंट 1 है, रेट कांस्टेंट 2 दे दें, टेम्परेचर आपको 2 दे दें, एक्टिवेशन एनर्जी आपको 2 दे दें, ठीक है। तब आप फार्मूला क्या निकालोगे, उसको करते हैं भाई सोल्व अभी। इसी फार्मूले का यूज करके हमें क्या करना भाई, सपोज करो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ log k1 रेट कांस्टेंट फॉर 1 के लिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रेट 1 के लिए, ठीक है।
log K1 इज इक्वल टू log A तो भाई कांस्टेंट रहता है, देखो इसको चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी भी आपकी सेम रहेगी 2.303 RT1। इक्वेशन नंबर दोबारा से इसको दे देता हूँ मैं 1 नाउ, क्लियर। सेकंड आपका log K2 किसके लिए, रेट 2 के लिए, क्लियर। और इस टॉपिक का नाम आप क्या रख लेंगे, व्हेन यू गिव, व्हेन एवर यू गिव 2 रेट कांस्टेंट, ठीक है, विद डिफरेंट टेम्परेचर, ओके। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या रहेगी, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT2, क्लियर। अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 2 में से आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना भाई, ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, भी देखना क्या आंसर निकल के आएगा, वो आपका मेन फार्मूला रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का ये, लेफ्ट हैंड साइड का ये, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही माइनस करने होते हैं और राइट हैंड साइड वाले अलग से माइनस करने होते हैं। तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log A माइनस log A, क्लियर। इजिकल टू नहीं, अब देखो log A माइनस log A आपका 0 हो जाएगा, तो फिर हमें तो माइनस करना है ना, क्लियर। तो माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT2 और माइनस ऊपर वाली टर्म माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT1, क्लियर स्टूडेंट। इससे कैंसिल हो गया, माइनस तो ये वाला हिस्सा और फिर माइनस करनी है तो ये वाली टर्म, ओके, ये आपका माइनस रहेगा। अब ये देखो फार्मूला बन गया log m माइनस log n, log m माइनस log n का या ln m माइनस ln n का फार्मूला क्या रहेगा आपका, ln m बाई n, ठीक है, या लॉगरिथम का, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉगरिथम से करूँ तो आपका यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो आपका कॉमन आके दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो log K2 बाई K1 log m बाई n, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं बाहर, माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R कॉमन ले लिया, अंदर 1/T2 रहा, ठीक है, माइनस था तो माइनस 1/T2 है। अब यहाँ से क्या बचा भैया आपका, माइनस, क्यों तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। दोबारा देखें भैया, आप एक स्टेप और देखें, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का मतलब आप दोबारा देख कंफ्यूज ना हो, आप इसको एक स्टेप को मैं दोबारा लिखता हूँ, माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT2 माइनस माइनस प्लस EA डिवाइड बाई 2.303 RT1, क्लियर। अब देख लो आप, माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R, ये मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा क्या भाई, 1/T2 बचा, 1/T2 और ये आपका माइनस का था, ये आपका प्लस का है, तो क्या मेरे को माइनस नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस इधर से क्या बचा 1/T1, क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या था, log K2 बाई K1, ठीक है। अब K2 बाई K1 की वैल्यू दे देगा आपको, R की वैल्यू हमें पता ही है, 2 टेम्परेचर दे देगा, आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा भाई। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, याद रखना भाई, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें तो मैक्सिमम आपका लगभग 80% चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है इस सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। सभी टॉपिक्स को आप ध्यान से देखें, दोबारा से देखें, आप नोट्स बनाएं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका, जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपका मोलिकुलरिटी, आपका एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये सब बेसिक थ्योरी के टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।